तो पिछली वीडियो में हमने क्यूबा मिसाइल संकट पढ़ा था और इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो छोटे देश थे, जैसे कि मान लो कि जो नाटो थे, वारसा थे, वो जो बड़े बड़े महाशक्ति द्वारा ये जो संगठन बनाए गए थे, इसमें सब छोटे देश ही शामिल हुए थे। 1950 के दशक में जो ब्रिटेन की चंगुल से जो देश आज़ाद हो रहे थे, तो उनके सामने केवल दो ही विकल्प थे, चाहे वो वारसा संधि में शामिल हो जाए, चाहे वो नाटो में शामिल हो जाए। क्योंकि अगर वो इन दोनों में शामिल नहीं होते तो उनको डर था कि कोई दूसरा देश उन पर आक्रमण करके दोबारा से उन पर गुलामी साध सकता है। इसी डर से उनके सामने केवल दो ही विकल्प थे। तो जो छोटे देश थे वो महाशक्ति में शामिल होते थे और महाशक्ति भी उनको जो महाशक्ति थी वो भी अपने गुटों में इनको शामिल करते थे। जब महाशक्ति इनको शामिल करती थी और जब ये छोटे देश इन महाशक्तियों में शामिल होते थे तो इससे दोनों को ही लाभ होता था। तो हम देखेंगे कि छोटे देश जो महाशक्ति में शामिल होते थे तो महाशक्तियों को क्या क्या लाभ था। तो देखो, सबसे पहले महाशक्तियों का लाभ ये था कि जो छोटे देश को जो संसाधन है, जैसे कि मान लो वहाँ का खनिज हो गया, तेल हो गया, इन सब पर उनका पूर्ण अधिकार हो जाता था। जब महाशक्ति अपने सैनिक वहाँ भेजती थी तो उसके जो छोटे मोटे खर्चे होते थे, चाहे रहन सहन खान पान के, उस सारे खर्चे छोटे देश को उठाने पड़ते थे। यहाँ तक कि दुश्मनों की जासूसी के लिए भी महाशक्ति अपनी सेना छोटे देशों के पास भेजती थी। जैसे कि सोवियत संघ ने क्यूबा में भेजी थी ताकि अमेरिका की जासूसी कर सके। तो विरोधी देश की जानकारी रखने के लिए, विरोधी देश को नज़र रखने के लिए भी महाशक्तियों को छोटे देश को शामिल करने के ये लाभ होते थे। यहाँ तक कि सैनिक अड्डा बनाने में भी लाभ होते थे, जैसे कि क्यूबा में बनाया था सोवियत संघ ने। छोटे देशों को क्या लाभ होता था? तो छोटे देशों को लाभ होता था, पहला कि आर्थिक सुरक्षा मिलती थी, मतलब पैसे से धन मिलते रहते थे, तकनीकी मिलती थी। दूसरा, सुरक्षा का वादा होता था कि तुम्हें कोई आक्रमण नहीं करेगा, है ना। और आपदा के समय मदद करते थे, युद्ध हो जाता था उस समय भी मदद करेंगे। यहाँ तक कि उनके विकास में भी सहायक होते थे महाशक्ति, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। हाँ, नए हथियार, अब जब नए नए हथियार आते थे तो उनको नए हथियार से सक्षम करवाते थे। अब क्या हुआ कि कुछ देश ऐसे थे, जब आज़ाद जो हो रहे थे तो कुछ देश ऐसे थे वो दोनों महाशक्ति में शामिल नहीं होना चाहते थे, वो स्वतंत्र रहना चाहते थे, स्वतंत्र रहना चाहते थे। तो उस समय जिस प्रकार से सोवियत संघ गुट बना रहा था, अमेरिका गुट बना रहा था, उसी प्रकार से स्वतंत्र देश जो नए नए जो आज़ाद हो रहे थे उन्होंने मिलकर एक और गुट बनाया और उस गुट को कहा गया गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता, ये दोनों गुट में शामिल नहीं थे, अर्थात ये दोनों महाशक्तियों में शामिल न होकर ये अपनी स्वतंत्र विदेशी नीति का संचालन करते थे। स्वतंत्र विदेशी नीति का संचालन का अर्थ ये है कि अगर आप सोवियत संघ में शामिल हो जाते हो तो आपको सोवियत संघ की बात माननी पड़ेगी, अमेरिका में शामिल हो जाते तो आपको अमेरिका की बात माननी पड़ेगी। लेकिन अगर आप गुट निरपेक्षता में शामिल होते हो तो आप स्वतंत्र विदेशी नीति का संचालन करोगे, अर्थात आप किसी देश से मित्र करना चाहते हो तो मित्रता कर लो, नहीं करना चाहते नहीं कर सकते। किसी देश को मदद करना चाहता है, सहयोग करना चाहते हो तो वहाँ के नेता पर ही निर्भर करेगा, आपको किसी की आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं कि इसके संस्थापक कौन थे। तो संस्थापक में भारत भी है, घाना भी है, ये देश है, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, मिस्र। इनके नेता के नाम हमें याद कर लेना, ये पूछ लिया जाता है। भारत के तो आपको पता होगा, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, घाना के वाने एन कुरुमा, यूगोस्लाविया जोसेफ ब्राज टिटो, इंडोनेशिया सुकर्णो और मिस्र के अब्दुल गमाल नासिर। इसकी जो बैठक हुई, पहली बैठक क्या, इसकी स्थापना जो हुई 1956 में हुई और इन्होंने जो नए नए देश आज़ाद हो रहे थे ब्रिटेन की गुलामी से, उनको तीसरा विकल्प दिया। पहला विकल्प तो अमेरिका ने दिया, दूसरा सोवियत संघ ने और तीसरा विकल्प दिया गुट निरपेक्षता ने। अब देखो, इसकी सही रूप से जो पहली बैठक मानी जाती है वो 1961 में मानी जाती है और इसकी संख्या बढ़कर 25 हो गई थी और सब अल्पविकसित देश थे। इसमें अल्पविकसित मतलब गरीब देश थे, विकासशील थे। इसकी जो बैठक हुई थी पहले वो बेलग्रेड में हुई थी। अब देखते हैं वर्तमान में इसकी जो सदस्य संख्या वो 120 है और 2019 में जो इसकी बैठक हुई थी वो अजरबैजान में हुई थी, अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुई थी। देखेंगे अब जो नेम मैं आपको बता देता हूँ। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इसको एक गुट निरपेक्षता कहा जाता है। इसके उद्देश्य क्या थे? जब कोई देश में शामिल हो जाता है तो उनके उद्देश्य क्या होते हैं? तो पहला इनका उद्देश्य था कि हम विश्व शांति को बढ़ावा देंगे, दोनों गुटों में शामिल नहीं होंगे, है ना। अगर दोनों गुट में शामिल होते तो इसका मतलब आप युद्ध को बढ़ावा दे रहे हो। अगला, हम अपने स्वतंत्र विदेशी नीति का संचालन करेंगे, किसी के द्वारा अपनी विदेशी नीति का संचालन नहीं करेंगे। आगे युद्ध में शामिल नहीं होंगे किसी भी युद्ध में और मिलकर अपना आर्थिक विकास करेंगे, ये इनके उद्देश्य थे। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये गुट निरपेक्षता बना तो कई सारे देशों ने इसकी बुराई की, नेम की आलोचना की, मतलब बुराई की।
और वो बुराई ये थी कि कहा गया कि इसका कोई सिद्धांत ही नहीं है। सिद्धांत का अर्थ यह है कि जैसे कि मान लो जो पूंजीवाद था वो पूंजीवाद को अमेरिका अपनाता था, साम्यवादी को सोवियत संघ अपनाता था, तो उनका ये सिद्धांत है। लेकिन नियम का कोई ऐसा कोई सिद्धांत नहीं था। जो ये बात करता है उस बात पर ये निखरता नहीं है, मतलब उस बात को करता नहीं है, इसलिए इसको सिद्धांत विहीन माना गया। दूसरा, जो यहाँ के जो देश इस गुट में शामिल है उन देशों की स्थिति स्थिर नहीं है। उन्होंने कहा था कि हम दोनों गुट में शामिल नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे भारत ने सोवियत संघ के साथ समझौता कर लिया 1971 में, तो इसलिए यह आरोप लगाया जाता है। लेकिन भारत ने इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया ये दी कि भारत की सोवियत संघ हमारा बहुत पुराना और बहुत अच्छा मित्र है, इसलिए हमने उसे संधि की थी, यह समझौता किया था, ना कि हम इस सोवियत संघ कि जो संगठन थे, ये गुट थे, उसमें शामिल हो गए थे। तो ऐसे प्रतिक्रिया दी थी भारत ने। अगला है पृथकतावाद की भूमिका निभाता है नेम, ऐसी आलोचना की गई थी। अब ये पृथकतावाद क्या होता है ये आपको मैं आगे बताऊंगा। आगे लिखा है कि बड़े फैसले लेने से, जो भी बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय जो बड़े बड़े फैसले लेता है ये कभी भी सामने नहीं आता था, ऐसी इस पर आलोचना की गई थी। आगे देखते हैं क्या नेम पृथकतावाद था। अब मैं बताता हूँ पृथकतावाद क्या होता है। पृथकतावाद ये होता है कि अपने आप को विश्व के संपर्क से पूरी तरह से काट लेना, केवल अपने हितों के बारे में सोचना। लेकिन मैं आपको सच बताऊं कि नेम ऐसा नहीं था। पृथकतावाद इसलिए नहीं था क्योंकि उसने कई बार, इसके जो देश थे उन्होंने कई देशों को मदद दी और कई देशों से मदद ली। कोरिया युद्ध के समय भारत ने भी प्रतिक्रिया की थी, नकारात्मक प्रतिक्रिया। खाड़ी युद्ध हुआ था 1990 में, तो उसमें भारतीय सेना ने भी सहयोग किया था। अब खाड़ी युद्ध तो आप आगे पढ़ोगे, ठीक है, तो ऐसे इसलिए हम कह सकते हैं पृथकतावाद नहीं है। क्या नेम तटस्थ है, तटस्थतावाद है। अब तटस्थतावाद क्या होता है। तटस्थतावाद इसका अर्थ ये होता है कि युद्ध में शामिल ना होना, और कहीं युद्ध हो रहा है तो उसको ना छोड़ाना, बीच बचाव ना करना, ऐसी कुछ व्यवस्था ना, उस पर कोई प्रतिक्रिया देना, ना पक्ष विपक्ष देना, ऐसा आरोप लगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो तटस्थतावाद है वही युद्ध में ना शामिल होना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नेम के जो सदस्य थे उन्होंने दोनों महाशक्तियों के बीच की शत्रुता को कम करने का प्रयास नहीं किया। तो इस प्रकार से आप नहीं कह सकते कि जो नेम है वो तटस्थतावाद है, क्योंकि इसने दोनों महाशक्तियों के बीच शत्रुता को कम करने का प्रयास किया था। अगर नहीं करता तब आप कह सकते थे वो तटस्थतावाद था, लेकिन ऐसा नहीं था। आगे देखते हैं नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था ये थी कि जो नेम थी उसमें जो अधिकतर सदस्य थे वो गरीब थे, अर्थात अल्पविकसित देश थे। अब उनको विकास चाहिए था, और विकास के लिए उनके सामने कई सारी चुनौतियां थी, जैसे गरीबी की, अपने संसाधनों का सही रूप से इस्तेमाल करना, जीवन स्तर उनका बहुत कम था, इसका विकास करना, अपने देश का आर्थिक विकास करना। तो इन समस्या के सामना करने के लिए एक नई अवधारणा का जन्म हुआ, जिसे न्यू कहा गया। न्यू मतलब नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। अब क्या हुआ कि इनकी समस्या को सुधारने के लिए यूएन की अध्यक्षता में, यूएन क्या, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में आपको बता दे रहा हूँ कि प्रथम विश्व युद्ध के समय लीग ऑफ नेशन बनाया गया था, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, लेकिन सन 1945 में उसको समाप्त करके एक नया संगठन बना, अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूएनओ। अब इसकी अध्यक्षता में 1972 में एक बैठक करवाएगी, मतलब एक सम्मेलन करवाएगा, और उस सम्मेलन का जो नाम था वो था अंगटांड। फुल फॉर्म देख लो, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक, अब क्या हुआ कि इस सम्मेलन में ये जो अल्पविकसित देश थे, इन अल्पविकसित देशों ने एक रिपोर्ट पेश की, और उस रिपोर्ट का नाम था टुवर्ड्स ए न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। अब इसकी विशेषता क्या थी, मतलब इन विकासशील देशों ने क्या मांग की इस रिपोर्ट में। तो पहली मांग ये की कि प्रकृति की जो अल्पविकसित देश है कि उसका जो प्राकृतिक संसाधन उनका पूरा नियंत्रण होगा, उस पर किसी भी देश का नियंत्रण नहीं होगा, ये तो पहले बात थी। दूसरा था कि इनका जो सामान है वो पश्चिमी बाजार तक पहुंचना चाहिए, ताकि वहां पे वो अपना सामान बेचकर लाभ कमाकर अपना विकास कर सके। अगला था कि पश्चिमी प्रौद्योगिकी की लागत कम होना, मतलब जो पश्चिम के देश अमीर थे, है ना, और वहाँ की जो नई नई टेक्नोलॉजी थी, अब वहाँ से हम कोई भी सामान खरीदे उसकी जो कॉस्ट है वो कम होनी चाहिए। अगला, आर्थिक संस्था में भूमिका बढ़ाना। आर्थिक संस्था वो होती है जो गरीब देशों को मदद करती है, जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसमें ये आर्थिक मदद देती है, तो इनकी भूमिका को बढ़ाया जाए, इनको अधिक मतलब कर्ज या आर्थिक सहायता दी जाए, ऐसी कुछ व्यवस्था थी।
अब देखो, अब यहाँ पे परमाणु संधि की गई। जब क्यूबा मिसाइल संकट हुआ तो सब देश डर गए। अब इसके बाद यहाँ तक कि सोवियत संघ को भी डर लगा, अमेरिका को भी डर लगा कहीं युद्ध ना हो जाए। अब इन दोनों ने संधि की प्रक्रिया शुरू की और कई सारी संधियाँ हुई। तो देखो संधि के नाम है, अभी बस आप संधि देखो नाम क्या है। पहले संधि का नाम है एलटीबीटी, दूसरी संधि का नाम है एनपीटी। अब एलटीबीटी में कितने सदस्य थे? एक यूएसए था, यूएसएसआर था, ब्रिटेन था। जबकि एनपीटी में यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन थे। ये संधि अगस्त 1963 में हुई और ये संधि 1968 में हुई। वैसे एक और संधि थी, एक थी साल्ट फर्स्ट, एक साल्ट सेकेंड। इसमें सदस्य संख्या सेम थी, यूएसए, यूएसएसआर, यूएसए, यूएसएसआर। ये 1972 के मई में हुई, ये 1972 के जून में हुई संधि। वैसे और संधि थी, एक थी स्टार्ट फर्स्ट, एक स्टार्ट सेकेंड। इसमें थी यूएसए, यूएसएसआर, यहाँ पे यूएसए, यूएसएसआर। ये संधि 1991 में की गई और ये संधि 1993 में की गई। अब इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं और इनके बारे में जान लेते हैं। देखो नाटो तो हमने बता दिया था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और सीटो साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंटो मतलब सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एलटीबीटी मतलब पार्शियल न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, एनपीटी, एनपीटी यहाँ देखना थोड़ा नीचे से, ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। एक है स्टार्टेड स्ट्रैटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी, और एक है साल्ट स्ट्रैटेजिक आर्म्स लिमिटेशंस टॉक्स। अब नाटो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, सीटो साउथ पूर्व एशियाई संधि संगठन, सेंटो केंद्रीय संधि संगठन, एलटीबीटी मतलब सीमित परमाणु परीक्षण संधि थी। एनपी परमाणु अप्रसार संधि बहुत चर्चा में रहती है, ये जरूर पढ़ लेना आप, ठीक है। अगला स्टार्ट सामरिक मतलब सभी रूप से जो परमाणु है उनको सीमित करना, मतलब उनका न्यूनीकरण करना, कम करना, संधि। अगला साल्ट सामरिक आर्म्स लिमिटेड मतलब जो बम है उनको सीमित करना, जो परमाणु बम है उनको लिमिटेशन मतलब सीमित करना, उस पर वार्ता होनी थी। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, और बस ये इतना ही है। अब इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।